नमस्कार दोस्तों, पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल पर मैं राहुल व्यास आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रीवियस क्लास में हमने देखा है कि पंचायती राज व्यवस्था किस प्रकार से हमारी भारतीय राज व्यवस्था में सम्मिलित हुई और किस प्रकार से वो अस्तित्व में आई, और उससे संबंधित जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और जो आज का वीडियो है दोस्तों, इसमें हम जानेंगे राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य वित्त आयोग, जो स्पेशली रूप से एमपीपीएससी जो प्री 2020 का सिलेबस है वहां पर आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिल जाएगा। तो ये ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, इसीलिए मैं इस वीडियो में इसको भी कवर कर लूँगा। और अब हम जो है पिछली जो क्लास हुई थी उसके आगे का पार्ट जो है इसमें हम कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए दोस्तों हमारे साथ। और आज के लिए आपका मोटिवेशनल कोट है दोस्तों, आपके पास एक ऐसा लक्ष्य जरूर होना चाहिए जो रोज सुबह आपको बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। यानी कि अगर आपका लक्ष्य जो टारगेट है वो अगर मजबूत होगा तो आपका जो आलसीपन है, जिसे हम कहते हैं कि अगर पढ़ाई करने में आपको जोर आता है और आप जो है पढ़ाई करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो दोस्तों अगर आपका लक्ष्य मजबूत होता है ना, तो वो आपको उस आलसीपन को भी पीछे रख देता है। अगर आपको पढ़ना अच्छा नहीं लगता तो भी आप उस लक्ष्य को पाने के लिए पढ़ते हैं। इसलिए आपके पास एक लक्ष्य जरूर होना चाहिए जो आपको मजबूर कर दे। तो दोस्तों, ये मोटिवेशनल थॉट हमें भेजा है हमारी स्टूडेंट शिवानी जैन ने। और अगर आप भी मुझे जो है मोटिवेशनल कोट भेजना चाहते हैं तो ये मेरे नंबर हैं, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर मुझे पसंद आता है तो मैं उस थॉट को यहाँ पर मेंशन जरूर करूँगा। ठीक है दोस्तों, और इसी बेहतरीन थॉट के साथ हम जानते हैं आज की वीडियो में। दोस्तों, हम पहले बात कर लेते हैं कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा किस प्रकार से ये पंचायती राज व्यवस्था सम्मिलित हो गई थी। तो प्रीवियस वीडियो में हम ये चीज सब देख चुके हैं कि पंचायती राज जो है राज्य सूची का विषय है, और जो संशोधन हुआ था इसके द्वारा भाग 9 हमारे संविधान में जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची जो है सम्मिलित कर ली गई। और राज्य सूची के जो है 29 विषय पंचायतों को सौंपे गए हैं। ये सभी इंपोर्टेंट फैक्टर हम कल डिस्कस कर चुके थे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे इस पर। तीन स्तरीय जो है भाई पंचायती राज की स्थापना इसमें कर दी गई है। तो ये एक्ट के माध्यम से दोस्तों वर्तमान स्थिति में हम आ पहुंचे हैं। अब इसी को हम और व्यापक रूप में पढ़ेंगे दोस्तों आपसे। तो फर्स्ट है दोस्तों कि पंचायतों का जो है निर्वाचन किस प्रकार से होना है, इसको जो है इसमें डिसाइड जो है निर्धारित किया गया है कि पंचायतों के निर्वाचन के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था इस संविधान संशोधन में जो है की गई थी 73वें में। ठीक है, तो जो राज्य निर्वाचन आयोग है दोस्तों, ये एक संवैधानिक निकाय के रूप में सम्मिलित हैं और इसको जो है हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो पंचायतों के चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की गई है। अब आप देखेंगे कि भारत यानी कि केंद्र और राज्य के लिए जो है चुनाव कराने की व्यवस्था दोस्तों कहाँ पर है। हम ऑलरेडी भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में देख चुके हैं। तो भारतीय निर्वाचन आयोग तो केंद्र और राज्य के चुनाव कराने के लिए जो है स्पेशल रूप से काम करता है। अब जब पंचायतों को यहाँ पर दोस्तों संवैधानिक आधार पर मान्यता मिल गई है और पंचायतों की एक व्यवस्था जो है सम्मिलित हो चुकी है, तो अब पंचायतों के चुनाव कराने के लिए भी तो कुछ व्यवस्था होनी चाहिए ना। उसी को जो है पूर्ण रूप से कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की व्यवस्था इसमें की गई है। जिसका कार्य क्या होगा दोस्तों, ये चुनाव आयोग क्या करेगा, पंचायत के चुनाव के लिए निर्वाचन नामावली का निर्माण करना और चुनाव का नियंत्रण और निगरानी रखना है। तो जिस प्रकार से हमने देखा भारतीय निर्वाचन आयोग कार्य करता है, उसी रूप से ये भी करता है। बस इसकी थोड़ी सी लिमिटेशंस होती हैं। जो स्थानीय स्तर पर चुनाव करवाने हैं पंचायतों के, उससे संबंधित ये जो निर्वाचनों की लिस्ट है उनको करता है, जारी करता है। और जो चुनाव संबंधित जो है उनकी कोई नियंत्रण और निगरानी संबंधित जो है ये देखरेख करता है, कार्य करता है राज्य निर्वाचन आयोग। अब दोस्तों, पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। अब ये परिसीमन क्या है दोस्तों, हम देख चुके हैं ऑलरेडी कि अभी तक परिसीमन आयोग जो है 4 बार बन चुके हैं। और परिसीमन आयोग क्या करता है कि जो चुनाव के क्षेत्र होते हैं उनको जो है निर्धारित करता है कि जो क्षेत्र हैं उनमें कहाँ पर जो है कौन सा क्षेत्र चुनाव से संबंधित है, तो उनका जो है डिसाइड करता है। जैसे कि हमने देखा है कि लोकसभा के क्षेत्र अलग होते हैं, विधानसभा क्षेत्र अलग होते हैं, उसी प्रकार से पंचायतों में भी जो है निर्वाचन क्षेत्रों की निर्धारित करने के लिए परिसीमन काम करता है। और अगर परिसीमन आयोग ने ये निर्धारित कर रखा है कि ये वाला कोई इलाका है वो इस पंचायत के अंतर्गत आएगा, तो उस फैसले को यानी कि जो परिसीमन आयोग द्वारा बताया गया है, निर्धारित क्षेत्र कर दिया गया, उसका क्या नहीं किया जा सकता दोस्तों, न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या होता है
कि इसके द्वारा जो निर्धारित कर दिया जाएगा उस फैसले की जो है न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती सुप्रीम कोर्ट द्वारा या हाई कोर्ट द्वारा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों पंचायतों के चुनाव में गड़बड़ी एवं विवाद का निपटारा जो है कौन करेगा? हाई कोर्ट द्वारा होगा। यानी कि अगर पंचायतों में कोई चुनाव से संबंधित धांधली हो जाती है या फिर वहां पर वोटिंग से संबंधित कोई समस्या हो जाती है, तो वहां पर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो उसका निपटारा कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि राज्य सूची का विषय है। फिर राज्य निर्वाचन आयोग जो होगा, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल करता है। और लेकिन इसे इस उच्च न्यायालय की भांति हटाया जाएगा। तो अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। परंतु जब हटाने की बात आएगी कि अध्यक्ष को हटाना है, तो उसे कौन हटा सकता है? तो हटाने के लिए उसको वो ही पद्धति अपनानी पड़ेगी जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की संबंधित होती है। ठीक है। और उच्च न्यायालय को किस प्रकार से हटा सकते हैं वो हम ऑलरेडी एक प्रक्रिया डिस्कस कर चुके हैं हाई कोर्ट से संबंधित जब हमने टॉपिक पढ़ा था। ठीक है। फिर इसके बाद है तीनों स्तरों पर सदस्यों का निर्वाचन जो है प्रत्यक्ष होता है। अब देखिए दोस्तों, तीनों स्तर यानी कि ग्राम स्तर, खंड स्तर और जिला स्तर, तीनों स्तर पर क्या होंगे? जो सदस्य होंगे, पंचायतों के जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट रूप से आप वोट डालेंगे उन सदस्यों के लिए। ठीक है। और निर्वाचित होने की आयु जो है किस वर्ष निर्धारित की गई? अगर किसी भी व्यक्ति को पंचायतों का सदस्य बनना है तो उनकी निर्धारित आयु जो है कितनी है दोस्तों? अगर आप 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेते हैं तो आप किसी भी पंचायत के जो चुनाव होते हैं उसमें जो है सदस्यों के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है खंड पंचायत एवं जिला परिषद के अध्यक्ष जो है परोक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। ये यहाँ पर थोड़ा फोकस कीजिए दोस्तों कि जो खंड पंचायत है यानी कि विकास खंड के स्तर पर जो बनती हैं, उसके बाद जिला स्तर पर जो जिला परिषद बनती है, इसके अध्यक्ष होंगे। वो किस प्रकार से? परोक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। अध्यक्ष यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, यानी कि वहां पर जो जिला परिषद और खंड परिषद के जो सदस्य होते हैं वो ही अपने में से किसी एक को अध्यक्ष चुन लेते हैं या फिर उनका चुनाव जो है वो सदस्य करते हैं। और खंड पंचायत के जो सदस्य होते हैं वो खंड परिषद के अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। और ग्राम पंचायत जो अध्यक्ष होता है यानी कि सरपंच जो ग्राम में होता है उसका जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। अब आपने देखा होगा कि आपके गांव में भी जो चुनाव होते होंगे दोस्तों कि वहां का जो सरपंच के चुनाव होते हैं उसमें आप डायरेक्टली वोट करते हैं। ठीक है। परंतु जब आप खंड स्तर पर बात करेंगे तो जो अध्यक्ष होगा खंड पंचायत का और जिला परिषद में जो जिला अध्यक्ष होगा उसमें चुनाव जो होते हैं उसमें क्या होते हैं? उनकी जो सदस्य होते हैं खंड पंचायत के सदस्य और जिला परिषद के सदस्य होंगे वो ही जो है अपने सदस्यों में से किसी को एक को अध्यक्ष चुनते हैं। ठीक है। तो ये आप याद रखिए कि जो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है यानी कि सरपंच, उसको डायरेक्ट रूप से चुना जाता है, जबकि खंड पंचायत और जिला परिषद जो होगी उसके अध्यक्ष को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक है। ये व्यवस्था इसमें दी गई है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं पंचायतों में आरक्षण से संबंधित। आरक्षण की व्यवस्था जो है इसी एक्ट में जो है की गई है और अनुच्छेदों के माध्यम से जो है अलग अलग व्यवस्था इसमें दी गई है। ठीक है। तो पंचायतों के चुनाव में महिलाओं व अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण प्रदान किया गया। जो 73वां संशोधन है दोस्तों, इसमें आरक्षण की व्यवस्था में महिलाओं को सम्मिलित किया गया है, SC, ST और OBC को सम्मिलित किया गया है। ये आर्टिकल 243 जो D है उसमें ये व्यवस्था दी गई है। ठीक है। अब यहाँ पर नोटिस कीजिए दोस्तों कि महिला भी है, SC, ST वर्ग और OBC वर्ग को इसमें दिया गया है। ये संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं हम। परंतु यह बिंदु ध्यान देने योग्य है कि पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करना जो है राज्य विधानसभा की मर्जी पर है। यानी कि प्रत्येक जो राज्य है उसकी जो विधानसभा है वे निर्धारित करेगी कि पिछड़े वर्ग जो आते हैं, राज्य के जो पिछड़े वर्ग हैं OBC, उनको आरक्षण देना है या नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? राज्य विधानसभा करेगी। और अध्यक्ष पद हेतु जो है महिलाओं व अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को आरक्षण भी कौन देगा? तो राज्य विधानसभा की मर्जी पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पर जो पंचायतें होंगी उनके अध्यक्ष में महिला, SC, ST जो वर्ग हैं उनको आरक्षण देना है या नहीं। ठीक है। अब यहाँ पर फिर से नोटिस कीजिए दोस्तों कि यहाँ पर अध्यक्ष की बात की गई है राज्य विधानसभा की मर्जी पर, और यहाँ पर OBC से संबंधित बात की गई है, जो सदस्य होते हैं उनकी भी बात हुई है। ठीक है। अब दोस्तों की 73वें संविधान संशोधन के द्वारा महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया है। जो संविधान संशोधन 73वां हुआ था दोस्तों, महिलाओं को 1/3 परिवर्तन जो आरक्षण है इसमें दिया गया। 1/3 यानी लगभग 33% आरक्षण की व्यवस्था इसी में कर दी गई है। ठीक है। इस संशोधन में और कुछ राज्यों ने महिलाओं को 50% आरक्षण जो है प्रदान किया है। 50% आप समझ सकते हैं दोस्तों कि केंद्र में जो संशोधन हुआ है इसके माध्यम से 33% आरक्षण की व्यवस्था
इसमें कर दी गई पंचायतों में, परंतु कुछ स्पेशल राज्य हैं जिन्होंने अपने जो यहाँ पर पंचायतें हैं उनमें महिलाओं को 50% आरक्षण की व्यवस्था दी गई है। और 50% आरक्षण किस प्रकार से होता है दोस्तों की जो सीटें होती हैं, सीटें उनका 50%, यानी कि अगर मान लीजिए 10 सीटें हैं तो 10 में से 5 सीटें जो हैं महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई हैं। और वे राज्य कौन कौन से हैं स्पेशल, तो इन राज्यों में मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश और बिहार राज्य जो है सम्मिलित हैं। इन राज्यों ने स्पेशल रूप से महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण की व्यवस्था की है, ठीक है। इसके बाद है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण उनके जनसंख्या के अनुपात में प्रदान किया जाएगा। जो SC/ST वर्ग होते हैं दोस्तों कि वहाँ की जो पॉपुलेशन होती है, यानी कि जैसे कि स्टेट होते हैं MP छत्तीसगढ़, तो वहाँ की जो SC/ST वर्ग हैं उनकी जो जनसंख्या है उनके अनुपात में यहाँ पर इन पंचायतों में आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। फिर है पंचायतों में आरक्षण अध्यक्ष पद एवं सदस्य दोनों के लिए होता है, और तथा आरक्षण जो है पंचायत के तीनों स्तर पर होता है, ग्राम पंचायत, खंड स्तर और सभी में मतलब होता है कि पंचायतों का में आरक्षण जो है अध्यक्ष सदस्यों के लिए भी होता है और तीनों स्तरों पर वो दिया जाता है, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट है, हम देखते हैं राज्य वित्त आयोग की व्यवस्था क्या है इसमें। तो 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था इसके अंतर्गत राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई है। केंद्र में हमने देखा दोस्तों कि एक वित्त आयोग की व्यवस्था होती है आर्टिकल 280 के तहत, उसके लिए हमने स्पेशल कवर किया था। और जब यहाँ पर पंचायतों की व्यवस्था होगी तो अब यहाँ पर केंद्र राज्य के बीच जो है पैसे संबंधी जो बंटवारा है उनके लिए कौन करता है काम, वित्त आयोग जो है करता है, भारतीय वित्त आयोग। और अब जब पंचायतों की व्यवस्था भी कर दी गई तो यहाँ पर राज्य और स्थानीय स्तर पर जो सरकार है उन दोनों के बीच भी जो है कोई एक आयोग होना चाहिए जो पैसों के बंटवारे संबंधी जो है कार्य कर सकें। इसीलिए इस एक्ट में दोस्तों राज्य वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है, ठीक है। अब राज्य वित्त आयोग की अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो कौन करेगा, राज्यपाल ही करेगा, ठीक है। फिर राज्य वित्त आयोग के कार्य जो है निम्नलिखित है, ये कार्य हम देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब दोस्तों फर्स्ट कार्य है कि राज्य और पंचायतों के द्वारा लगाए जाने वाले शुल्क का निर्धारण और उनके बीच विभाजन करना। जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों कि स्टेट जो होती हैं वे भी कुछ टैक्स वसूलती हैं, और अब पंचायतें गठित हो जाएगी तो पंचायतें वहां पर क्या करेगी, अपने स्थानीय स्तर से भी कुछ जो है शुल्क यानी कि टैक्स लगाकर जो है कुछ राजस्व अर्जित करती हैं। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि पूरा जो है टैक्स कहाँ जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास चला जाता है, जितना भी राजस्व कलेक्ट होता है वहां पर संग्रहित होता है। अब वहां पर क्या होता है कि जो राजस्व एकत्रित होता है उसको किस प्रकार से राज्य और पंचायतों के स्तर पर बांटा जाए, यानी कि स्टेट के लेवल पर और स्थानीय लेवल पर किस प्रकार से जो है इनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, जो राजस्व संग्रहित हुआ उसका, तो उन्हीं के जो है बीच विभाजन करने का जो है कार्य किसका है, राज्य वित्त आयोग का है। इसके बाद है शुल्क जो होता है पद कर यानी कि टोल टैक्स और फीस का जो है बंटवारा करना और पंचायतों के विभिन्न स्तरों में उनको प्रदान करना, यानी कि राज्य में और पंचायतों के बीच इनको विभाजन किया जाएगा, जो भी टैक्स वसूला जाता है कितना हिस्सा किनको प्रदान करना है। और जब वो हिस्सा जिले स्तर पर आता है तो उनमें भी पंचायतों के विभिन्न स्तर जितने भी हमने देखे 3 स्तर, तो उनमें जो है इन पैसों को यानी कि राजस्व को जो है आवंटित करना का भी जो है कार्य इसमें जो है आता है, ठीक है। इसके बाद है सेकंड दोस्तों कि कौन से कर, टैक्स, शुल्क, ड्यूटीज और पद कर यानी टोल टैक्स और फीस पंचायतों को दिए जा सकते हैं, ये भी जो है इसी का कार्य है। फिर है कि पंचायतों को सहायता अनुदान देना। अब दोस्तों पंचायतें अगर कार्य करती हैं जैसे कि सड़क बनाना, कुएं खुदवाना या तालाबों की व्यवस्था करना, पेयजल संबंधित व्यवस्था करना, तो दोस्तों ये जो कार्य होते हैं स्थानीय स्तर पर वो काम कौन करता है, पंचायतें करती हैं। तो पंचायतें मान लीजिए कुछ भी कार्य करेगी तो उनको पैसे की तो आवश्यकता होती ही होती है। अब यहाँ पर अगर मान लो पंचायतों को कुछ आवश्यक कार्य भी करना है, कार्यों को क्रियान्वित करना है और उनके पास पैसा भी नहीं है, तो वहां पर क्या होगा दोस्तों, उनको सहायता अनुदान की आवश्यकता होगी। तो वो भी कौन करेगा दोस्तों, राज्य वित्त आयोग जो है सिफारिश करेगा राज्य से कि पंचायतों को इतना पैसा जो है सहायता अनुदान के रूप में देना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों की पंचायतों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक उपाय, यानी कि पंचायतों की जो राजस्व वसूली है उसमें जो है किस प्रकार से सुधार किए जाए, उनके लिए नए नए जो है ऐसे कौन से उपाय किए जाए जिनसे पंचायतों का जो राजस्व है वो ज्यादा वसूलने में हम जो है कार्य कर सकें। ये भी जो है उपाय सुझाता है राज्य वित्त आयोग राज्य को, ठीक है। इसके बाद अन्य विषय जो राज्यपाल उन्हें जो है सौंप दे। अगर राज्यपाल जो है कोई भी स्पेशल मामला है जो राज्य वित्त आयोग को दे देता है तो वहां पर राज्य वित्त आयोग जो है उस पर कार्य करता है।
अब दोस्तों हम देखते हैं कि जो पंचायतें हमने देखी हैं, तो पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है, कब तक ये बनी रहती है। तो पंचायतों का कार्यकाल जो है 5 वर्षों का निर्धारित किया गया है। ये तो आप समझ ही सकते हैं, आपने लोकतंत्र को अच्छे से समझ लिया है। तो केंद्र और राज्य में जो सरकारें होती हैं उसी के तहत जो है स्थानीय जो सरकारें गठित होती हैं, यानी कि पंचायतों के रूप में, तो उनका कार्यकाल भी कितना होता है, 5 वर्ष होता है। इसके बाद यदि पंचायतों का विघटन निर्धारित समय के पहले हो तो पंचायतों के विघटन के 6 माह के भीतर चुनाव होने चाहिए। यानी कि दोस्तों अगर 5 वर्ष का उसका ड्यूरेशन है, कार्यकाल है कि इतने समय तक जो है एक पंचायत जो है स्थायित्व रहेगी, तो अगर वहां पर समय से पहले ही जो है क्या हो जाए, वो पंचायत विघटित हो जाए, ठीक है, तो अब पंचायत विघटित हो जाएगी तो वहां पर उनका वापस से जो है चुनाव करवाना होगा, क्योंकि नई जो है पंचायत का गठन करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि पंचायत जो है मान लीजिए कि अभी गठित हुई है और 1 साल बाद जो है किसी कारणवश जो है पंचायत के अध्यक्ष और सदस्यों को इस्तीफा देना पड़ जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या करवाना पड़ेगा, जैसे कि आज की कंडीशन में पंचायत विघटित हो जाती है तो आज से की तारीख से लगाकर 6 महीने के भीतर जो है चुनाव करवाना आवश्यक इसमें निर्धारित किया गया है, ठीक है। इसी एक्ट में ये बात कही गई है कि पंचायत अगर विघटित हो जाती है तो उसकी के 6 महीने के भीतर जो है चुनाव करवाना आवश्यक है और नई पंचायत का गठन करवाना जो है आवश्यक इसमें किया गया है। यदि पंचायतों का कार्यकाल जो है 6 महीने से कम बचा हो तो चुनाव जो है समूचे 5 वर्ष के लिए होंगे। तो दोस्तों अगर मान लीजिए कि 4.5 साल तक तो क्या पंचायत जो है कार्य करती रही, अब 4.5 साल बाद जो है किसी कारणवश पंचायत जो है विघटित हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप देखेंगे कि 5 महीने ही जो है अब बचते हैं, 4.5 साल तो कवर हो गए, यानी कि 4.5 साल तक तो वह जो है पंचायत कार्य करती रही, अब बचे सिर्फ 5 महीने। तो अब 6 महीने के भीतर अगर मान लीजिए चुनाव भी होता है तो फिर नया जो है कार्यकाल लग जाता है। तो इस प्रकार जो है इसमें ये व्यवस्था की गई है कि दोस्तों अगर इस प्रकार की कोई कंडीशन आ जाती है कि 6 महीने ही उसमें कम बचे हों तो वहां पर क्या होगा, जो चुनाव होंगे उसके बाद वो क्या है अगले जो है 5 सालों के लिए होते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि जो पंचायतों के सदस्यों की जो योग्यताएं हैं वो क्या क्या है, यानी कि पंचायत का अगर आपको सदस्य बनना है तो उसकी क्या शर्तें होंगी, क्या योग्यताएं होनी आवश्यक है। तो इसमें निर्वाचित होने के लिए 21 वर्ष की आयु आवश्यक है। अगर आपको किसी भी पंचायत का जो सदस्य बनना है, अध्यक्ष बनना है, तो वहां पर आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए चुने जाने के लिए। चुनाव में खड़े होने के लिए आपको 21 वर्ष की आयु पूर्ण करना आवश्यक है। फिर इसके बाद है व्यक्ति राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के लिए योग्य होना चाहिए, यानी कि आपकी जो निर्वाचन होने की योग्यता होनी चाहिए कि राज्य विधानमंडल में, ठीक है। इसके बाद है ग्राम सभा में गांव के 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके लोग, सभी लोग जो इसमें शामिल होते हैं। अब दोस्तों मैं बताता हूँ ग्राम सभा, यहाँ पर एक नया वर्ड आया है कीवर्ड, इसे समझिए कि गांव के जितने भी 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके होते हैं, जो जितने भी नागरिक हैं, व्यक्ति हैं, अगर वो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके होते हैं तो वो एक ग्राम सभा में सम्मिलित लोग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझिए कि अगर आपकी आयु भी 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है तो आपकी जो ग्राम जहाँ पर भी आप रहते हैं, जिस भी गांव में, तो वहाँ की जो ग्राम सभा होती है, एक इकाई होती है, उस ग्राम सभा का आप जो है सदस्य बन जाते हैं, ठीक है। परंतु सामान्यतः आप देखेंगे तो आपको ये पता नहीं होता है कि आप ग्राम सभा के जो है सदस्य बन जाते हैं, और लोकली आप सामान्यतः जब देखेंगे तो किसी प्रकार की कोई यहाँ पर व्यवस्था हमें देखने को नहीं मिलती स्थानीय लेवल पर, ठीक है। तो जो पंचायतों की सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है, ग्राम सभा होती है। और आप यहाँ पर समझ चुके हैं कि अगर 18 वर्ष की आयु जो है कोई भी व्यक्ति गाँव में पूर्ण कर लेता है तो वो ग्राम सभा का सदस्य बन जाता है। अब इसे और अच्छे रूप में हम समझते हैं दोस्तों, पंचायतों की संरचना को हम अच्छे तरीके से देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा दोस्तों कि त्रिस्तरीय पंचायत जो है व्यवस्था हमने अपनाई है, जिला परिषद, खंड पंचायत और ग्राम पंचायत। और ग्राम सभा जो है अभी आपने नाम यहाँ पर सुन लिया है कि 18 वर्ष से अगर आपने आयु पूर्ण कर ली है तो आप ग्राम सभा की जो है सदस्य बन जाते हैं। और यहाँ पर है कि पंचायतों की सबसे छोटी इकाई जो है ग्राम सभा होती है। तो 3 स्तर की जो है पंचायत हमने देखी, जिला परिषद, खंड पंचायत और ग्राम पंचायत। अब यहाँ पर आप लोकल लेवल पर समझिए दोस्तों कि अगर कोई गांव है, वहां पर जितने भी व्यक्ति होते हैं 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेते हैं तो वो ग्राम सभा का एक हिस्सा बन जाते हैं। और
जितने भी व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर के होते हैं, अगर वो ग्राम सभा में सम्मिलित होते हैं तो ग्राम सभा एक इकाई है, इसी पंचायत का एक इकाई होती है, सबसे निचले लेवल पर होती है। और उसी गांव में क्या होती है दोस्तों, ग्राम पंचायत होती है। अब ग्राम सभा अपने कार्य करते हैं और ग्राम पंचायत अपने कार्य करती है किसी भी गाँव में। और जो गाँव में गाँव पंचायत होती है, ठीक है, कार्यों को करने के लिए, और ग्राम सभा भी जो है इससे ही जुड़ी होती हैं, वो भी हम समझ लेंगे। और जो खंड पंचायत होती है दोस्तों, ये ब्लॉक लेवल पर होती हैं, यानी विकास खंड जिसको बोलते हैं हम, तो वहां पर जो है एक खंड पंचायत होती है, और जिले के लेवल पर जो है एक जिला पंचायत होती है, ठीक है। ये संरचना होती है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में, और निचले लेवल पर सबसे जो छोटी इकाई है वो ग्राम सभा होती है। अब दोस्तों हम नीचे से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ग्राम सभा। तो ग्राम सभा आखिर करती क्या है ये समझिए, ठीक है। तो दोस्तों ग्राम सभा जो है वो क्या क्या कार्य करते हैं, तो वार्षिक लेखा विवरण यानी कि बजट, ठीक है, जो बजट आता है दोस्तों उसके बारे में, और लेखा परीक्षण, तो इससे संबंधित जो है रिपोर्ट की जांच करना। ये जो ग्राम सभा होती है दोस्तों कि जैसे कि बनता है हर बार का, हर साल का एक बजट आता है, आवंटित होता है पंचायतों के लिए। तो जो बजट आता है दोस्तों उसमें से कितना आय हुआ है, कितना व्यय हुआ है, इसका जो है कौन जांच करता है, ये ही ग्राम सभा जो है वो कार्य करती हैं। उसकी जो है चेक करती हैं कि जो वार्षिक बजट की जो रिपोर्ट है वो सही है या नहीं, उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, ये जो है ग्राम सभा देखती है। इसके अलावा जो है नए कर लगाने, वर्तमान करों में वृद्धि के प्रस्ताव पर विचार करती हैं। अगर कोई नया टैक्स लगाना है गांव के स्तर पर तो वहां पर जो है, या फिर कोई जो टैक्स चल रहा है उसमें भी अगर कोई वृद्धि करनी है तो वहां पर जो है कोई प्रस्ताव है तो उस पर जो है ये विचार करती है ग्राम सभा। इसके बाद है योजनाओं और लाभार्थियों स्थलों का चयन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि सामुदायिक कल्याण के कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक श्रमिक या वस्तुओं के स्वरूप में अंशदान करना, ठीक है। तो यानी कि अगर समुदाय के कल्याण के विकास संबंधित अगर कोई कार्यक्रम गांव के स्तर पर चलाना है, या फिर कोई कार्यक्रम जो है वहां पर क्रियान्वित करना है, संचालित करना है दोस्तों, तो वहां पर क्या होगा, उस कार्यक्रम के लिए जो है कुछ डोनेशन जो है अदा करने के लिए भी जो है कार्य करती है ग्राम सभा। इसके बाद है विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करना, यानी कि डेवलपमेंट के लिए जो है योजनाएं जो है बनाने संबंधित भी ये काम करती हैं। फिर इसके बाद है कि गांव में वयस्क शिक्षा एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों का भी संचालन करने का दायित्व इसी के पास है। इसके बाद विगत जो वर्षों के लेखा परीक्षण की जांच करना, जो बीत गए जो वर्ष हैं दोस्तों उससे संबंधित जो अकाउंट जो है ये चेक करने की भी जो है कार्य करते हैं। इसके बाद हैं पंचायतों की वर्तमान योजनाओं तथा समस्त प्रकार के क्रियाकलापों की ये समीक्षा करने का कार्य करती है। इसके बाद जो ग्राम सभा होगी ग्राम पंचायतों की क्रियाकलापों आय व्यय के स्पष्टीकरण मांगने का भी कार्य करती हैं, यानी कि अगर ग्राम पंचायतें कुछ कार्य कर रही हैं साल भर या 5 साल में, तो उससे संबंधित जो आय व्यय है दोस्तों कि कितना आ रहा है कितना जा रहा है, तो वहां पर ये क्या करती हैं, ग्राम पंचायत से स्पष्टीकरण मांगती है कि हमें जो है ये बताइए कि ये कहाँ गया है या फिर ये पैसा कहाँ से आया है। इस प्रकार से स्पष्टीकरण मांगने का कार्य जो है कौन करती है, ये दायित्व संभालती है ग्राम सभा, ठीक है। यहाँ पर आपको ग्राम सभा के बारे में कुछ थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन मिला होगा। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों ग्राम पंचायत आती है। तो ग्राम पंचायत जो होती हैं दोस्तों वो भी एक गांव का हिस्सा होती हैं और वो गांव के लिए कार्य करती हैं, और ग्राम सभा जो है इसी के नीचे की एक इकाई होती है ग्राम पंचायत की, ठीक है। दोनों का कार्य अलग अलग होते हैं, इसको आप जो है कनेक्ट मत कीजिए। अब देखते हैं दोस्तों जो ग्राम पंचायत होती है वो क्या क्या कार्य करती हैं, ठीक है। ग्राम पंचायत के कार्यों को 2 वर्गों में जो है विभक्त किया गया है। एक तो होता है अनिवार्य कार्य और एक होता है ऐच्छिक कार्य। ये ग्राम पंचायत के 2 कार्य जो हैं डिसाइड किए गए हैं दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था में, अनिवार्य कार्य और ऐच्छिक कार्य। अब अनिवार्य कार्य क्या है दोस्तों, ये वे कार्य होते हैं जो पंचायतों को करना अनिवार्य होता है, यानी कि ये तो करना ही करना है, उनको जो है बनाया ही इसलिए गया है दोस्तों पंचायतों को कि वो क्या क्या कार्य करें। तो वो अनिवार्य कार्य किस प्रकार से होंगे वो हम देखते हैं। जैसे कि गांव में सार्वजनिक कुओं, तालाबों, जलाशयों का निर्माण करना, उनकी मरम्मत एवं रखरखाव करना, ठीक है। परंतु वास्तव में आपको ये देखने को नहीं मिलता है, परंतु जहां पर आप देखेंगे कि जो तालाब होते हैं, जलाशय होते हैं, उनका निर्माण करना और उनको जो है उनकी जो रखरखाव की व्यवस्था है वो कौन देखता है, जो पंचायत होती है, ये उन्हीं के कार्य में आता है। इसके बाद है सार्वजनिक मार्गों, जो सरकारी मार्ग होते हैं, शौचालय होते हैं, नालियां, ग्राम पंचायत की सड़कों एवं पुलियां जो होती हैं उनका निर्माण करने का कार्य भी इनका आवश्यक है।
इसके बाद है गांव के मार्गों और अन्य सार्वजनिक स्थानों में प्रकाश की व्यवस्था, यानी कि जो स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है दोस्तों, वे भी जो है इसी का पार्ट है, इसी को जो है करना होता है जो पंचायत होती है, ग्राम पंचायत। इसके बाद है कृषि का विकास करना, ये भी इसका मुख्य कार्य है। इसके बाद है जन्म, मृत्यु और विवाह का पंजीकरण करना। आज की तारीख में दोस्तों वर्तमान में अगर आपको किसी का बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, डेथ सर्टिफिकेट बनाना या विवाह का पंजीकरण भी करवाना है तो वो स्थानीय स्तर पर गांव में कौन करता है, ग्राम पंचायतें करती हैं। और इसी प्रकार से खंड पंचायत भी काम करती है और जिला परिषद भी कार्य करती है, ठीक है। इसके बाद है दोस्तों ग्राम पंचायत के अन्य कार्यों में कि लघु सिंचाई साधनों का निर्माण करना और सार्वजनिक हाटों, मेलों आदि की स्थापना करना, टीका और सुई लगाने के कार्यक्रम जो है गांव में संचालित करना और पशुओं और उनकी नस्ल से सुधार संबंधी जो है कार्य संचालित करना। इसके बाद है दोस्तों की सार्वजनिक भूमि, जो सरकारी भूमि है उसका मैनेजमेंट करने का जो है कार्य भी किसको दिया गया है, ये पंचायतों को स्पेशली रूप से अनिवार्य कार्य सौंपे गए हैं। अब दोस्तों सेकंड कार्य है इसके ऐच्छिक कार्य, कि जो ग्राम पंचायतें हैं वो ऐच्छिक रूप से, यानी कि उनकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर अगर राज्य सरकार जो है उनको आदेश दे देती है तो वहां पर ये जो है कार्य करती हैं ग्राम पंचायत। ये ऐच्छिक कार्य क्या है, सड़कों के किनारे एवं अन्य स्थान पर वृक्ष लगाना, यानी कि अगर इनकी इच्छा हो जाती है ग्राम पंचायतों की इस साल जो है बारिश अच्छी होने वाली है तो हम जो है वृक्ष लगवा देते हैं, तो गांव के लेवल पर जो है ये कर सकते हैं। और अगर राज्य सरकार ने स्पेशली ऑर्डर कर दिया कि इस साल जो है वृक्ष आपको इतने जो है लगाने ही है, तो वहां पर जो है फिर कौन कार्य करेगा दोस्तों, ग्राम पंचायतें करना ही उनको पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद है सेकंड कार्य की धर्मशालाओं, विश्राम गृहों और सार्वजनिक जो है घाटों का निर्माण करने का दायित्व इसी का है। फिर इसके बाद है सामुदायिक केंद्रों की व्यवस्था, ठीक है। फिर खेल स्थानों और खेल स्थलों, पुस्तकालयों और पार्कों का निर्माण करने का भी कार्य यही संभालती हैं। सामाजिक और नैतिक कल्याण का संवर्धन, जिसमें मद्य निषेध, छुआछूत का उन्मूलन, भ्रष्टाचार उन्मूलन, मुकदमेबाजी को हतोत्साहित करना और झगड़ों को सहमति द्वारा समझाने को प्रोत्साहित करना। दोस्तों आप देखेंगे कि ये सभी जो है आज की परेशानियां हैं। मद्य निषेध यानी कि मद्यपान करना, तो उनको जो है मद्यपान से रोकना, और फिर छुआछूत से उन्मूलन, भ्रष्टाचार से उन्मूलन, और मुकदमेबाजी होती है यानी कि कोई कोर्ट केस लड़ने संबंधित, तो वहां पर इनको हतोत्साहित करने संबंधित और झगड़ों को निपटारा करना जो है स्थानीय स्तर पर। तो ये इनके ऐच्छिक कार्य हैं। अगर ग्राम पंचायतें चाहें तो जो समाज है वहां के जो नैतिक कल्याण के लिए विकास संबंधित जो है ये कार्य कर सकती हैं। इसके बाद दोस्तों अब आते हैं सेकेंड लेवल पर। हमने देखा ग्राम सभा और ग्राम पंचायतें क्या कार्य करती हैं। अब जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है उसमें सेकंड नंबर पर आती है खंड पंचायत, ठीक है। अब खंड पंचायत के कार्य क्या है। भारत के अधिकांश राज्यों में खंड पंचायतें जो हैं वो स्थानीय स्वशासन की मूल धुरी हैं, यानी कि जो खंड पंचायतें होती हैं दोस्तों वो स्थानीय स्वशासन को कनेक्ट करने के लिए कार्य करती हैं और वहां पर जो है एक मजबूती प्रदान करती हैं। जैसे कि जिला परिषद और जो ग्राम पंचायतें होती हैं उन दोनों के बीच में कनेक्ट करने का काम कौन करती है दोस्तों, खंड पंचायतें होती हैं। तो यहाँ पर जो है ये स्थानीय स्वशासन की मूल धुरी है। इसके बाद खंड पंचायत के द्वारा ही समूची योजनाओं का क्रियान्वयन होता है और पंचायत समिति का जो कार्यकारी अधिकारी होता है वो खंड विकास अधिकारी कहलाता है। यानी कि जो खंड पंचायत होती है दोस्तों इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है, बीडीओ होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर खंड विकास अधिकारी होता है। और जो बीडीओ होता है दोस्तों ऑफिसर, ये यूपीएससी से सिलेक्ट होते हैं और यही पूरा जो है कार्यों को देखरेख करते हैं कहाँ पर, खंड पंचायत के स्तर पर। और ये खंड पंचायतें वो भी क्या कार्य करती हैं, वो भी हम देखते हैं कि जो पंचायतों के कार्य का पर्यवेक्षण, ऑब्जर्वेशन और नियंत्रण जो है ये करता है। ये ऑफिसर जो होता है दोस्तों पंचायतों के कार्यों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करता है। साथ ही पंचायतों को आवश्यक जो है तकनीकी और वित्तीय सहायता भी जो है ये प्रदान करता है। पंचायत जो समिति होगी इसके कार्यों को 2 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर मुख्य है दोस्तों कि इसके कार्यों को 2 भागों में बांट दिया गया है। खंड पंचायत जो होगी वो नागरिक सुविधाएं जो है प्रदान करने संबंधित कार्य करती हैं और विकास कार्यों को पूर्ण करने का जो है कार्य करती हैं। तो ये जो होगी दोस्तों पंचायत समिति नागरिक सुविधाओं के अंतर्गत जो है क्षेत्र की सड़कों का निर्माण करने संबंधी रखरखाव, पेयजल की व्यवस्था, उसके बाद नालियों का निर्माण और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना, पुस्तकालयों की स्थापना एवं प्राथमिक तथा बुनियादी पाठशालाओं की व्यवस्था करना जो है इसके कार्य हैं नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए, ठीक है।
फिर जो है डेवलपमेंट संबंधित कार्य ये क्या क्या करती हैं, जैसे कि सामुदायिक विकास के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यों का निष्पादन करना, उन्नत बीजों की वृद्धि एवं वितरण, इसके बाद ऋण की व्यवस्था करना है, और दुग्ध व्यवसाय, कुटीर, ग्रामीण और लघु उद्योगों का विकास, और उत्पादन और प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करना। यानी कि इसको 2 प्रकार के कार्य सौंपे गए हैं। अगर नागरिक हैं तो उनके लिए क्या सुविधाएं ये करती हैं, और विकास जो है डेवलपमेंट संबंधित जो है ये कार्य क्या क्या करती हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने देख लिया दोस्तों कि जो स्थानीय स्तर पे सेकेंड जो लेवल है खंड पंचायत, उसमें एक BDO ऑफिसर होता है जो क्या करता है, पंचायतों कार्यों का पर्यवेक्षण करता है, नियंत्रण करता है, और ये स्थानीय स्वशासन की मूल धुरी है, और ये 2 प्रकार के कार्यों को क्रियान्वित करता है। ठीक है, अब दोस्तों हम देखते हैं कि जिला परिषद का कार्य क्या है। अब आ गए दोस्तों हम टॉप लेवल पर, जो पंचायतों की संरचना है उसमें। तो जो जिला परिषद है वो मूलतः क्या करते हैं, निरीक्षणकारी यानी कि चेकिंग करने वाले जो है कार्य करता है, संपादित करता है। और परिषद का जो कार्य है वो अपने अधीनस्थ जो निकायों हैं उनके कार्यों का पर्यवेक्षण करना और उनके मध्य जो है समन्वय स्थापित करना है। यानी कि मुख्य रूप से दोस्तों आप देखेंगे तो पंचायत की जो संरचना है उसमें जिला परिषद क्या करती है, टॉप पर रहकर ये देखती हैं, निगरानी ये करती हैं कि जो अधीनस्थ निकाय हैं यानी कि ग्राम पंचायत और खंड पंचायत वो अपने कार्य अच्छे तरीके से कर रहे हैं या नहीं, तो वहां पर क्या करते हैं, ये ऑब्जर्वेशन का कार्य करती हैं। अब ये जो परिषद होती है, यद्यपि वर्तमान में जिला परिषद जो होती हैं वो समन्वयात्मक भूमिका के अतिरिक्त, अब समन्वयात्मक भूमिका का मतलब क्या है, मतलब कि तालमेल बिठाने संबंधित यानी कि संतुलन स्थापित करने के लिए जो है उससे संबंधित जो कार्य इसको दिया गया है उसके अतिरिक्त जो है विकास कार्यों को भी ये संपादित करता है, यानी डेवलपमेंट संबंधित भी कार्य करता है। तो इसके मूल कार्य दोस्तों क्या है वो देखते हैं हम कि पंचायत समितियों के बजट का परीक्षण और अनुमोदन करना। ये तीनों जो पंचायत कमेटियां हैं दोस्तों, ग्राम पंचायत, खंड पंचायत और जिला पंचायत जो होती हैं, उसके पंचायत संबंधित जो बजट होता है उसका परीक्षण करती हैं, चेक करती हैं कि बजट जो है कितना आ रहा है कितना जा रहा है, वहां पर ये रिपोर्ट तैयार करती हैं और यह अनुमोदन भी करती है। स्टेट सरकार से जो राज्य सरकार होती है दोस्तों उनसे अनुमोदन करती है कि इस साल जो है हमें इतना बजट चाहिए ग्राम पंचायतों को देने के लिए, खंड पंचायतों को देने के लिए, तो वहां पर ये अनुमोदन का कार्य भी करती है। ठीक है, इसके बाद पंचायत समितियों को कुशलतापूर्वक कार्य संपन्न कराने का जो है ये निर्देश देती है कि अच्छे तरीके से आप जो है अपना कार्य देखिए फिर। ठीक है, इसके बाद है पंचायत समिति द्वारा जो है तैयार की गई योजनाओं को समन्वित करना। फिर है राज्य सरकार को जनपद के विकास कार्यों के संदर्भ में परामर्श देना, तो राज्य सरकार को ये सलाह देने का भी कार्य करती हैं। इसके बाद है राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जो धनराशि है उसको जिले की पंचायत समितियों में वितरित करना। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बताया राज्य वित्त आयोग के बारे में, तो राज्य वित्त आयोग जो है डिसाइड करेगा कि राज्य सरकार जो है वो पंचायतों को कितना पैसा आवंटित करें, तो उसी के आधार पर जो गवर्नमेंट पैसा वितरित करती है हर साल जो है बजट आवंटित करती है किनको, पंचायतों को। तो पंचायत का जो वो आवंटन होता है वो कहाँ पर आता है, सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट से जिले के स्तर पर आता है जिला परिषद के पास। तो ये जिला परिषद क्या करती है, फिर उस बजट आवंटन जो होता है उसको निचले निकाय है यानी कि ग्राम पंचायत और खंड पंचायत, इनको क्या करता है उस बजट का जो है आवंटन निर्धारित करता है कि किन किन को कितना पैसा देना है। ठीक है, तो वहां आप देखेंगे कि ये जो है पूरा बजट का आवंटन भी आप यहाँ पर समझ गए होंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट कार्य है इसका जिला परिषद का, जिला अधिकारी और मंडलायुक्त, जो कलेक्टर और मंडलायुक्त जो होते हैं वो जिले की पंचायतों और पंचायत समितियों द्वारा जो है की गई अनियमितताओं के संबंध में सूचना देने का भी जो है ये कार्य करते हैं। फिर इसके बाद है राज्य सरकार को जिले की पंचायतों और पंचायत समितियों के बीच कार्य के विभाजन के संदर्भ में सलाह देना। जो जिले की पंचायत होगी और अन्य पंचायतें हैं, खंड पंचायत और ग्राम पंचायत, उनसे संबंधित जो कार्य के विभाजन में राज्य सरकार को सलाह देने का कार्य करती हैं जिला परिषद। इसके बाद है उन शक्तियों का प्रयोग जो राज्य सरकार द्वारा उन्हें सौंपी जाए, यानी कि अगर राज्य सरकार जो है कुछ एक्स्ट्रा जो है शक्तियां अगर जिला परिषद को सौंपती भी है तो वहां पर ये जो है उनसे संबंधित जो है कार्य कर सकती है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा होता है आज के वीडियो का एंड, परंतु यहाँ पर इसका कुछ टॉपिक जो है भाग वो भी बच जाता है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे पंचायतों के विस्तार से संबंधित, और यहाँ पर पंचायतों की भूमिका क्या है, महत्व क्या है, उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर दोस्तों आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर इसका जो है PDF आपको अवेलेबल हो जाएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों
अगर आपको मेरी इन क्लासेस संबंधित कोई समस्या है तो आप मुझे इस नंबर पर भी जो है संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ठीक है, शुभ रात्रि।